जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत और सामान्य ज्ञान, सामान्य जीएस, लूसेंट प्लस एनसीईआरटी का कॉम्बिनेशन, ऐसे प्रश्न जो बार बार एग्जाम में आते हैं उनका दोस्तों आपको संग्रह दे रहे हैं। यहाँ पर बात करें, हिस्ट्री आपको मिलेगी, वर्ल्ड हिस्ट्री आपको मिलेगी, ज्योग्राफी आपको मिलेगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको मिलेगी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, पॉलिटी और स्टैटिक जीके, कंप्यूटर, सभी का दोस्तों कॉम्बिनेशन होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनका संग्रह है। हमारी कोशिश है आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराने की। और देखिए दोस्तों, काफी मेहनत लगी है, लगभग 48 घंटे से ज्यादा समय लगा है इन सभी कंटेंट को बनाने में। और इन सभी कंटेंट को दोस्तों हम आपको 3 से 4 क्लास में प्रोवाइड कराएंगे। कारण दोस्तों यह है, हमने कोशिश की थी, हम कोशिश कर रहे थे कि हम आपको फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम से पहले ये 1000 का सेट जीएस का प्रोवाइड कराएं, लेकिन एग्जाम थोड़ा पीछे चला जा चुका है। तो इसलिए दोस्तों अब इसे हम आपको 3 या 4 पार्ट में कंप्लीट कराएंगे। आज की क्लास में 200 इंपोर्टेंट प्रश्न डिस्कस करेंगे जो बेहद इंपोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं, कंटेंट आपको अच्छा लगता है, और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए दोस्तों अपने भाई बहन के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो चलते हैं आज की अपनी क्लास पे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, देखिए पूछा गया है यहाँ पर और काफी अच्छा प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास परिषद का गठन होता है। तो संयुक्त राष्ट्र मानव विकास परिषद का जो गठन होता है ये कब होता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, यानी 15 मार्च 2006 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया जाता है। तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन होता है ये होता है अप्रैल 1936 में। यह भी ध्यान रखिएगा कि लखनऊ में इसका गठन होता है और स्वामी सेजानंद इसके अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर 3 पे चलते हैं और पूछा गया है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं और सही आंसर जो इसका है ऑप्शन नंबर यहां पर जो सी है, यानी बात करें एडवर्ड टेलर, यह इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन की बात करते हैं तो कैंडविच ने इसकी खोज की थी। परमाणु बम का जो आविष्कार किया था यह ओपनहाइमर ने किया था। और परमाणु बम का जो पहला परीक्षण किया जाता है जुलाई 1945 में किया जाता है। और साथ ही दोस्तों नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहां पर दोस्तों 4 है, चलो कोई बात नहीं, 3 आ गया है, एक क्वेश्चन ज्यादा ही आपको मिलेगा। भारतीय जीवन बीमा निगम जो एलआईसी की हम बात कर रहे हैं, तो इसकी स्थापना कब होती है? तो एलआईसी की जो स्थापना होती है यह होती है ऑप्शन जो यहां पर बी है, यानी 1956 में होती है। 1 सितंबर 1956 में स्थापना। और वर्तमान में अगर हम बात करें जनवरी 2023 तक इसके जो यहां पर जो अध्यक्ष हैं, इनका नाम है दोस्तों, जो चेयरमैन है, मंगलम रामसुंदरम कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है और पूछा गया है, कर्क रेखा निम्न में से कहां से होकर नहीं गुजरती है? तो कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो देखिए दोस्तों, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है और इन 8 राज्यों में जो शामिल नहीं है वो ओडिशा है। यह जो गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों से जो 8 राज्य हैं यहां से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय मानक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यह भी काफी अच्छा प्रश्न है कि भारतीय मानक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी 5। और 5 कौन कौन से है? तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखेगा, इस 82.5 डिग्री रेखा जो रेखा है वहां से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर यह रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 6 है और पूछा गया है, निम्न में से सबसे उत्तर में स्थित जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे उत्तर में स्थित, सबसे उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी काराकोरम। और यहां दोस्तों इसका क्रम भी यही है, सबसे ऊपर यहां पर काराकोरम, फिर नीचे लद्दाख, फिर जास्कर और यहां पर फिर आपको मिलेगा पीर पंजाल। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है और पूछा गया है यहां पर, भारत का सबसे पूर्वी भाग कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, और पूछा गया है कि भारत का जो सबसे पूर्वी भाग है वो कौन सा है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी,
यानी किबुथु यहां पर सही है। और साथ में यह भी ध्यान रखिएगा कि सबसे अगर आपको पश्चिमी बात पूछी जाए तो गुहार मोती गौरमाता है जो गुजरात में आपको मिलेगा। दक्षिणतम की बात करते हैं तो इंदिरा पॉइंट है। और उत्तरी की बात करें सबसे उत्तरी की जो आपको लद्दाख में मिलेगा इंदिरा कोल है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है और पूछा गया है भारत की मुख्य भूमि की कुल तटीय लंबाई कितनी है। तो मुख्य भूमि की कुल तटीय लंबाई आपको पूछी गई है और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 6100 किलोमीटर यानी 6100 किलोमीटर। और यह भी फैक्ट ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी से लिया गया है कि सातवां सबसे बड़ा देश है विश्व का। कुल यहां पर रेखा की बात करें स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर आपको मिलेगा। और समुद्री तट अगर सभी को मिला दें तो 7,516.6 किलोमीटर यहां पर आपको मिलेगी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है देखिए हेवलॉक द्वीप है इसका नाम हाल ही में चेंज किया गया है और क्या यहां पर परिवर्तित किया गया है यह देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है दोस्तों यह है ऑप्शन नंबर सी यानी स्वराज द्वीप। ध्यान रखिएगा अगर रोस द्वीप का जो नाम परिवर्तित हुआ है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप हुआ है। और शहीद द्वीप की बात करते हैं तो नील द्वीप यहां पर जो पहले था अब इसका नाम चेंज होकर शहीद द्वीप किया गया है। तो ये परिवर्तित नाम है। कुछ अच्छे हैं प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10 भारत का लिंगानुपात कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है और सही आंसर आपको देखना है कि भारत का जो लिंग अनुपात है वो कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी 943 से 918 शिशु लिंगानुपात है। जनघनत्व भारत का 382 है और 963 की बात करें तो हमारे उत्तराखंड का यह लिंगानुपात है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है भारत की 10 की वृद्धि दर कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो 10 की वृद्धि दर है यह है 17.7%। और इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा कि विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है लगभग 2.4% है। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 12। देखिए यहां पर क्वेश्चन कुछ रिपीट हो रहे हैं। देखिए आपको ज्यादा ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 1000 क्वेश्चन है तो कम से कम आपको 1002 या 3 या 5 या 10 तक भी आपको मिलेंगे। भारत की ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता में कितनी है। तो भारत की ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता में है ऑप्शन बी 68.8%। देखिए दोस्तों मैराथन है इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा जल्दी में भी करा रहे हैं आपको सोल्व और हमें कंप्लीट 1000 क्वेश्चन करने हैं। तो भारत की जनगणना यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है और 17.7% आपने देखा था 10 की वृद्धि दर है। साक्षरता पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो साक्षरता की बात करते हैं भारत की यह है। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 74.04%। अब आपको फैक्ट ध्यान रखना है। देखिए कभी अगर सिंपल प्रश्न बनता है तो ऐसा पूछा जाएगा कि साक्षरता कितनी है। अगर थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे तो पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता आपको अलग अलग पूछ सकते हैं। तो पुरुष साक्षरता 82.14, महिला साक्षरता 65.46%। देखिए क्वेश्चन 13 है कि पुडुचेरी का जो विस्तार है निम्न में से किस राज्य में नहीं है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। और सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कर्नाटक। देखिए कराईकल जो क्षेत्र है पुडुचेरी का ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में। माहे जो क्षेत्र है ये आपको मिलेगा केरल में और यनम जो क्षेत्र है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है और पूछा गया है शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है यह प्रश्न बहुत रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 14 शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई की बात करें तो ऑप्शन के अनुसार दोस्तों ध्यान रखिएगा ये 700 से लेकर 1200 मीटर के आसपास है। कहीं पर आपको 650 भी मिलेगा तो केवल औसतन ध्यान रखना ये 1200 मीटर तक है, 700 से लेकर 1200 मीटर तक। बाकी दोस्तों शिवालिक की बात करते हैं तो हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। इसका प्राचीन नाम मैनाक पर्वत था। चलेंगे क्वेश्चन नंबर यहां पर चलते हैं 15 पे और पूछा गया है कि भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। प्राचीनतम पर्वत श्रेणी भारत की जो है वह है ऑप्शन नंबर सी यानी अरावली। और देखिए यहां पर बात करते हैं तो इसकी प्रमुख चोटी आपको मिलेगी अरावली की। यह देखिए दोस्तों अरावली यहां पर जो है ना अरावली की प्रमुख चोटी आपको जो मिलने वाली है वो है गुरु शिखर। क्या है गुरु शिखर। और गुरु शिखर की जो हाइट है वो है लगभग 17-22 मीटर। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक अवशिष्ट पर्वत का प्रकार है ये। क्वेश्चन नंबर 16 है
महाराष्ट्र व कर्नाटक के मध्य समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 है। तो महाराष्ट्र व कर्नाटक के मध्य जो समुद्री तट है इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे जानते हैं दोस्तों ऑप्शन सी यानी कोंकण तट के नाम से जानते हैं, यानी गोवा के आसपास है ना, तो कोंकण तट होगा। और कोरोमंडल की बात करें तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है ना, तमिलनाडु वाला, तो उसके तट को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 पे चलेंगे और एक चीज यहाँ पर और भी फिर डिस्कस कर देते हैं, वैसे सरल है। मालाबार तट की बात करें तो केरल के तट को कहते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 पूछा गया है, अराकान योमा पर्वत श्रेणी किस देश में है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, अराकान योमा पर्वत श्रेणी। देखिए जो हमारा हिमालय है, हिमालय का ही ये प्रकार है और हमारा हिमालय कुछ इस प्रकार ऐसा गया है। अब यह जो क्षेत्र है, इस वाला लास्ट वाला पार्ट, ये आता है दोस्तों म्यांमार के अंतर्गत। तो अराकान योमा जो पर्वत श्रेणी है ये म्यांमार में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का औसत समुद्री तट किस स्थान से मापा जाता है? तो यह मापा जाता है ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए अचानक मार व सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य ये कौन से राज्य में स्थित है? अचानक मार व सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य, तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर जो यहां पर बी है यानी छत्तीसगढ़, यह इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है और पूछा गया है कि डांडेली घाट प्रभा चिंचोली वन्य जीव अभ्यारण्य किस जनपद में किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन 20 है डांडेली घाट प्रभा चिंचोली। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है दोस्तों ये है, आपको मिलेगा ए, कर्नाटक में है। डांडेली घाट प्रभा चिंचोली जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 है। अब देखिए दोस्तों, देखिए शुरुआत के जो 50 क्वेश्चन है ना ये रैंडम क्वेश्चन है, हर एक सब्जेक्ट से हमने थोड़ा बहुत लिए हैं। इसके बाद का जो पार्ट होगा अगला वाला वो कंप्यूटर का होगा, फिर उसके बाद का हिस्ट्री का होगा, उसके बाद यहाँ पे पॉलिटी का होगा, इसी क्रम में हमने रखे हैं। तो क्वेश्चन 21 की बात करते हैं, प्री हिस्टोरिक इंडिया यह पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं इनका नाम है दोस्तों ऑप्शन बी, जो स्टुअर्ट पिगट है। क्या नाम है? स्टुअर्ट पिगट। और हेरोडोटस की बात करें तो इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, इतिहास का जनक कहा जाता है। देखिए दोस्तों ये सभी नाम इंपॉर्टेंट है, अभी आपको याद भी करा देंगे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 22, भारत में प्रागैतिहासिक खोज का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? भारत में प्रागैतिहासिक जो खोज का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? तो ऑप्शन है दोस्तों यहां पर जो सी यानी डॉक्टर प्राइम रोज को, यह इसका बिल्कुल सही है। तो देखिए दोस्तों अभी आपने स्टुअर्ट पिगट पीछे देखा था और वह कौन थे? वह थे दोस्तों प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक के लेखक, और हेरोडोटस इतिहास का जनक कहते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और स्मिथ की बात कर रहे हैं। तो भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित जो इतिहास तैयार किया था इसका जो श्रेय जाता है वी.ए. स्मिथ को जाता है। चलेंगे 23वें क्वेश्चन पे, पूछा गया है सती प्रथा का सर्वप्रथम लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और कई एग्जामों में यह प्रश्न आ चुका है कि सती प्रथा का सर्वप्रथम लिखित साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? तो देखिए लिखित साक्ष्य की बात करते हैं अभिलेखों में, तो यह हमें प्राप्त होता है एरन अभिलेख से। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, भानुगुप्त का ये अभिलेख है, एरन अभिलेख 510 ईस्वी के आसपास का यह है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिए 24, और यहां पर पूछा गया है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है या कौन थे? तो देखिए दोस्तों यह भी बेहतरीन प्रश्न है और हमने कोशिश की है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार आते हैं उनको आपके सामने रखें। तो अगर दोस्तों यह प्रश्न आपको, अगले क्वेश्चन में चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है और पूछा गया है कि आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वह कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर सी यानी मखलीपुत्र गोशाल। कपिल मुनि की बात करते हैं दोस्तों तो यहां पे सांख्य दर्शन का, और भौतिकवाद की बात करते हैं तो पकुद कच्चायन का। तो देखिए दोस्तों हमने यहां पर कोशिश की है जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार आते हैं, जो अच्छे प्रश्न है वो आपके सामने रखे हैं।
तो अगर दोस्तों आपको हमारी कोशिश पसंद आती है, हमारी मेहनत पसंद आती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर इस वीडियो को जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 के सही आंसर की बात करते हैं तो यह है ऑप्शन नंबर ए, हाथी गुम्फा अभिलेख। ये बिल्कुल सही आंसर है। एरन अभिलेख अभी हमने देखा था, पीछे डिस्कस किया था, सती प्रथा का प्राचीनतम जो प्रमाण है हमें यहां से मिलता है और भानुगुप्त का यह था और 510 ईस्वी का था। हाथी गुम्फा की बात करते हैं तो कलिंग नरेश खारवेल का है और इसमें भारतवर्ष का प्राचीनतम नाम हमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 26, पतंजलि के महाभाष्य में किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो पहला प्रश्न तो यही हो गया है कि महाभाष्य किसने लिखा है? पतंजलि ने लिखा है। और पतंजलि की बात करते हैं तो महाभाष्य में जो प्रमाण मिलता है, इतिहास की जानकारी मिलती है, ये शुंग वंश का मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, कहां से? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर यहां पर है जो सी, ब्रुज होम। दोस्तों यहां पर बिल्कुल सही है। 28 पे बात करते हैं, कृषि व प्राचीनतम स्थायी जीवन का जो प्रमाण है ये सर्वप्रथम हमें कहां से मिलता है? प्राचीनतम पूछा है तो आंसर आपको देना है कृषि व प्राचीनतम। देखिए कृषि व प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण तो यह मिलता है ऑप्शन ए यानी मेहरगढ़। ये बिल्कुल सही है। और देखिए जो बिहार का चिरान क्षेत्र है ना, यहां पर हड्डियों के उपकरण मिले थे, इसलिए ये काफी प्रसिद्ध है। धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य हमें कोल्डी हवा से मिलता है। और दोस्तों गोलाकार झोपड़ी का जो साक्ष्य मिलता है ये मध्यदहा यूपी से हमें मिलता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29, प्रसिद्ध नवपाषाण कालीन स्थल संगनकल्लू कहां पर स्थित है जहां राख का ढेर हमें प्राप्त हुआ है? तो संगनकल्लू से आप समझ चुके होंगे कि या तो ये होगा आंध्र प्रदेश में या होगा कर्नाटक में। तो देखिए ये कर्नाटक में है, ऑप्शन सी यहां पर सही है। ऋग्वेद की नदियां हैं, उनका नवीन नाम आपको बताना है क्या है? बितस्ता झेलम, अस्कनी चेनाब, गंडक सदानीरा और पुरुषनी की बात करते हैं तो ये है ब्यास। तो सही आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 30 का। तो देखिए डी यहां पर सही होगा, पुरुषनी। पुरुषनी दोस्तों रावी नदी को कहते हैं। पुरुषनी किसे कहते हैं? ये रावी नदी को कहते हैं। और बिपाशा ब्यास नदी का प्राचीन नाम है ना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना यह होती है ऑप्शन बी 1861 में। कब होती है? 1861 में। कैनिंग के काल में यह होती है, उस समय वायसराय कैनिंग होता है। और भारतीय पुरातत्व का जो जनक कहते हैं उनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। चलेंगे क्वेश्चन नंबर यहां पर 32 है कि किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? देखिए दोस्तों यहां पर किसी देश की जो सबसे पहली महिला राष्ट्रपति है वह कौन है? तो देखिए काफी अच्छे ऑप्शन है आपके सामने और सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मेरिया एस्टेला। ध्यान रखिएगा, मेरिया एस्टेला। एस भंडार नायके की बात करते हैं तो पहली महिला प्रधानमंत्री थी जो श्रीलंका की है ना। और यहां पर दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, भारत की प्रथम महिला मूक फिल्म। भारत की प्रथम महिला मूक फिल्म, देखिए सॉरी, भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन सी है ये आपको बतानी है ना। तो भारत की पहली जो मूक फिल्म है वो कौन सी है? तो महिला यहां पे जुड़ गया है, माफ करना, भारत की प्रथम मूक फिल्म। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर, देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पर बी है, राजा हरिश्चंद्र। तो भारत की प्रथम जो मूक फिल्म है वो राजा हरिश्चंद्र है। और बोलती फिल्म जो है वो आलम आरा है। और दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा कि पहली जो 3D फिल्म है उसका नाम है माय डियर कुट्टियाचन। और हम लोग भारत का ये प्रथम सीरियल है दोस्तों, प्रथम नाटक जो 1984 में आया था और बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति के द्वारा इसका निर्देशन किया गया था। इसकी पटकथा लिखी गई थी और किसने लिखी थी दोस्तों वो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, हमारे उत्तराखंड से संबंधित है। 34 की बात करते हैं, भारत का प्रथम आणविक केंद्र। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तो यह है दोस्तों ऑप्शन सी, तारापुर में है। क्वेश्चन नंबर 35, इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो देखिए दोस्तों पहली महिला राष्ट्रपति आपने देखा था, इनका नाम था मेरिया एस्टेला। एस भंडारके की बात करते हैं तो ये पहली महिला प्रधानमंत्री होती है श्रीलंका की। और मार्गरेट थैचर इंग्लैंड की या ब्रिटेन की प्रथम महिला यहां पर प्रधानमंत्री है। और साथ में जरा इस फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा, एस भंडार नायके गुट निरपेक्ष आंदोलन की
प्रथम महिला अध्यक्ष भी होती है। क्वेश्चन नंबर 36, अभिज्ञान शकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने करवाया था? अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद कराते हैं, तो जी हां दोस्तों, ये कराते हैं ऑप्शन ए यानी विलियम जोन्स। और देखिए दोस्तों, दो फैक्ट अभी आपको पढ़ाए थे, इन फैक्ट को जरा रिवाइज कीजिएगा कि ये कौन थे। स्टुअर्ट पिगर्ड भी आपको बताया था, डॉक्टर प्राइमरोज भी आपको बताया था। याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, जी हां रिकॉल कीजिए। तो देखिए दोस्तों, प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक के लेखक हैं स्टुअर्ट पिगर्ड, और भारत में प्रागैतिहासिक खोज का जो श्रेय जाता है वो डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 37वां है कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन होता है कहां पर? तो प्रथम एशियाई खेल का आयोजन, देखिए दोस्तों, इसका आयोजन होता है दिल्ली में। ऑप्शन बी सही होगा। कब इसका आयोजन होता है जरा बताइएगा। तो जी हां, इसका सही आंसर 1951 है। आपने सोच लिया होगा। 38 पे बात करते हैं कि भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और इनका नाम है ऑप्शन नंबर जो बी है यानी राजकुमार अमृता कौर, यह सही है। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू जी। और विजय लक्ष्मी पंडित जी की बात करते हैं तो यूएन में प्रथम महिला भारतीय राजदूत थी। चलेंगे 39वें क्वेश्चन पे, और पूछा गया है यहां पर देखिए, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य जज कौन थी? देखिए दोस्तों, यहां पर आपको एक फैक्ट दिख गया है, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज ये होती है फातिमा बीबी। तो अब आपको आंसर देखना है 39 का, और सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी लीला सेठ। हिमाचल प्रदेश से होती हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की होती हैं, मतलब हिमाचल प्रदेश के कोर्ट में प्रथम महिला मुख्य जज होती है। प्रथम महिला आईएएस होती है अन्ना जॉर्ज, और प्रथम महिला राज्य उपसभापति वह है हरि अलवा, वायलेट हरि अलवा। चलेंगे 40वें क्वेश्चन पे। पूछा गया है यहां पर कि भारत की धरती से सफलतापूर्ण प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो प्रथम उपग्रह दोस्तों यह होता है यहां पर ऑप्शन डी यानी रोहिणी होता है। देखिए, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जो 1975 में यूएसएसआर की सहायता से बेंकानूर अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। और भास्कर प्रथम भारत का दूसरा उपग्रह था जो 1979 में प्रक्षेपित किया गया था। और रोहिणी RS-1 भारत की धरती से भेजा गया प्रथम उपग्रह था जो 1980 में भेजा गया था SLV-3 रॉकेट के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 41 है, और पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा में मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया जाता है। सार्वभौमिक अधिकार, देखिए सार्वभौमिक घोषणा मानवाधिकार की, तो देखिए मानवाधिकार दिवस हम मनाते हैं 10 दिसंबर को, और यह होता है 10 दिसंबर 1948 को। 42वां क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष होती है? तो यह भी दोस्तों काफी अच्छा प्रश्न है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, तो इसकी स्थापना किस वर्ष होती है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन यहां पर डी, 1957 में होती है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में होती है। एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसकी स्थापना होती है 1966 में। 49 एशिया के देश इसमें शामिल है, टोटल 68 देश हैं। मनीला में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा, और आशाकावा इसके अभी हेड है। और ओपेक का 1960 में होता है, 30 मेंबर है, और हेडक्वार्टर वियना में है। और 1965 में यूएनडीपी की स्थापना होती है 22 नवंबर 1965 को। तो यह है दोस्तों, यहां पर इन फैक्ट को याद कीजिएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43। हाल ही में हुए नाम परिवर्तन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, कुछ नाम चेंज हुए हैं हाल ही में जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है और सही सुमेलित नहीं है, यह आपको देखना है। चेनानी नासरी सुरंग, इसका नाम श्यामा प्रसाद जी के नाम पर कर दिया गया है। मिड डे डील पीएम पोषण स्कीम हो गया है। औरंगाबाद जिला शिवाजी नगर कर दिया गया है। और जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क। तो सही आंसर ऑप्शन सी है, शिवाजी नगर नहीं बल्कि यह संभाजी नगर किया गया है, बाकी सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, फिर वही प्रश्न है, अगले हैं। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन, काकोरी कांड का नाम काकोरी ट्रेन एक्शन, हबीबगंज रेलवे का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, और मोटेरा स्टेडियम का नाम सरदार पटेल स्टेडियम। तो 44 का दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी यहां पर तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है, इसलिए गलत है। फिर
फिर देखिए दोस्तों, अभी आपने देखा था यूएनडीपी की स्थापना, और इसकी स्थापना होती है, तो जी हाँ दोस्तों, ये होती है ऑप्शन यहां पर जो आप यहां पे यानी बी देख रहे हैं 1965 में यहां पर होती है। इन्हीं फैक्ट को अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, एक बार दोबारा देख लीजिए। 1960 में ओपेक की स्थापना वियना में होती है, वियना में इसका हेडक्वार्टर होता है। बगदाद में पहले इसका हेडक्वार्टर होता था, 1965 से इसका हेडक्वार्टर वियना में चला जाता है। 13 मेंबर हैं वर्तमान में। और देखिए यूएनडीपी की स्थापना 22 नवंबर 1965 को आचिम स्टेनर वर्तमान में इसके हेड हैं। और एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में स्थापना होती है, मनीला में हेडक्वार्टर है, आशा कवा इसके हेड है। 49 देश एशिया से शामिल हैं और टोटल 68 देश इसके मेंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 46, हमर बेटी हमर मान योजना शुरू की है। देखिए दोस्तों, कुछ स्कीम है, जरा बताइएगा इसका आंसर। हमर बेटी हमर मान योजना शुरू की है। तो देखिए दोस्तों, आप सभी उत्तराखंड से जो भी साथी होंगे वे सोच रहे होंगे ये तो हमारी भाषा है, लेकिन दोस्तों ये हमारी नहीं है, ये जो स्कीम है छत्तीसगढ़ की है। हमर बेटी हमर मान योजना है छत्तीसगढ़ की। वहां भी ऐसा ही बोला जाता है जैसे हमारे उत्तराखंड में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री मितान योजना, तो देखिए दोस्तों, मितान योजना भी यहां पर जो शुरू की है वो छत्तीसगढ़ ने ही की है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन उत्तराखंड की बात करते हैं तो हिम प्रहरी योजना शुरू की है। और यहीं पर बात करें ई अधिगम चारा बीजाई योजना हरियाणा की है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48 है और पूछा गया है यूक्रेन में भारतीयों को बचाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था। देखिए अब कुछ अभियान है, यूक्रेन में भारतीयों को बचाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन यहां पर, जी हां, ऑपरेशन गंगा है। अब जरा आपके सामने एक बार थोड़ा इन्हें भी रिवाइज कर लेते हैं। जो ऑपरेशन गरुड़ है ये है सीबीआई के द्वारा चलाया गया ड्रग नेटवर्क के विरुद्ध, सीबीआई के द्वारा ड्रग नेटवर्क के विरुद्ध। ऑपरेशन बंदर, बालाकोट स्ट्राइक, याद कीजिए बालाकोट स्ट्राइक बंदर की तरह गए थे, है ना। फिर देखिए ऑपरेशन यहां पर देवी शक्ति की बात करते हैं तो अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने का जो अभियान था ये था ऑपरेशन देवी शक्ति। और ऑपरेशन गंगा की जो शुरुआत होती है ये होती है 26 फरवरी 2022 से। रेलवे टिकट की कालाबाजारी रोकथाम हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। तो देखिए रेलवे पुलिस के माध्यम से ये चलाया गया है, और यह जो है ऑप्शन यहां पर है, जी हां बी। देखिए दोस्तों, यहां पर इन फैक्ट को याद कीजिए। जो 25 है ना, ऑपरेशन 25 पुलवामा आतंकी है राशिद, इसे पकड़ने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन थंडर रेलवे द्वारा जो टिकट कालाबाजारी है इसे रोकथाम के लिए चलाया गया था। सतर्क की बात करते हैं ऑपरेशन का, तो रेलवे द्वारा जो अवैध तंबाकू या शराब की जो तस्करी हो रही है उसे रोकने के लिए चलाया गया था। और नार्कोस भी कुछ ऐसा ही था, नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए चलाया गया था रेलवे के द्वारा ही। इंटरपोल की स्थापना कब होती है। तो देखिए दोस्तों, इंटरपोल की स्थापना होती है ऑप्शन बी 1923 में। हेडक्वार्टर फ्रांस के लियोन्स में आपको मिलेगा। 194 देश इसके मेंबर हैं। 194वां देश यहां पे किरिबाती है और अध्यक्ष इसके हैं नासर अल रयेसी। तो क्वेश्चन नंबर 50 यहां पर यह हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है वो कंप्यूटर के हैं। तो हमने अभी तक मिक्स क्वेश्चन दिए थे 50 क्वेश्चन, अब यहां पर 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के देंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कस करते हैं दोस्तों कंप्यूटर के क्वेश्चन को। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, प्लीज लाइक कीजिएगा। देखते 51वां क्वेश्चन है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 51। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, पूछा गया है कि विश्व कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। तो सही आंसर है दोस्तों यहां पर है ऑप्शन नंबर जो यहां पर है यानी बी, यानी 2 दिसंबर इसका सही आंसर है। तो देखिए दोस्तों, ये काफी अच्छा प्रश्न है, 2 दिसंबर यहां पर ध्यान रखिएगा। और यहां पर चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहां पे पूछा गया है www, जो यहां पर www है इसका आविष्कार किसने किया था। तो बताएगा क्वेश्चन नंबर यहां पर 52 का। तो देखिए www का जो आविष्कार किया था ये किया था टिम बर्नर्स ली ने। अब जरा इन फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा। देखिए एलन ट्यूरिंग कौन थे। एलन ट्यूरिंग थे आधुनिक कंप्यूटर का जनक। आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग। डगलस एंजल बट, माउस का इन्होंने आविष्कार किया था। और चार्ल्स बेबेज की बात करते हैं तो कंप्यूटर का जनक और पितामह इन्हें कहते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे 53 है, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था।
देखिए दोस्तों, इंटरनेट का आविष्कार, यूकेपीएससी का यह प्रश्न है। कल हमने परसों जो आपको यूकेपीएससी का पेपर सोल्व करवाया था ना, वहां पर पूछा गया था इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था। तो इंटरनेट का जो आविष्कार करते हैं वो करते हैं विंटेन सर्फ। ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। देखिए एक बार फिर से, अभी पीछे देखा था, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विकसित किया था एलन ट्यूरिंग ने, और एलन ट्यूरिंग को यहां पर अभी हमने देखा था कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक भी कहते हैं। फिर यहां पर देखिए डगलस की बात करते हैं तो माउस का इन्होंने आविष्कार किया था। और टिम बर्नर्स ली की बात करते हैं दोस्तों, जरा बताइएगा क्या है टिम बर्नर्स ली, इन्होंने किसका आविष्कार किया था। 54 पे बात करते हैं, तब तक चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक सुरक्षित रखा जाता है। तो 30 दिन तक, ऑप्शन बी सही होगा। कैड का फुल फॉर्म क्या है। देखिए कैड, इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। कैड, CAD, कंप्यूटर में इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो यह होता है, ऑप्शन यहां पर है, ऑप्शन है यहां पर कंप्यूटर एक्शन डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी ऑप्शन सी होगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है दोस्तों, बताइएगा। वोलेटाइल, रैम, रोम, AB दोनों है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर 56 की बात करें तो ए है, यानी रैम है। नॉन वोलेटाइल रोम आता है, और अस्थाई मेमोरी है दोस्तों। देखिए रैम की बात करते हैं तो यह अस्थाई मेमोरी है। यदि विद्युत सप्लाई चली जाती है तो जो इसका डाटा होता है ना, संग्रहित डाटा, यह भी डिलीट हो जाता है, इसलिए इसे वोलेटाइल कहते हैं। और यहां पर जो डाटा डिलीट नहीं होता है वो होता है रोम में, इसलिए उसे नॉन वोलेटाइल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, कितने बिट्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 57, तो ऑप्शन के अनुसार दोस्तों आपको देना है, और सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, यानी 7। देखिए दोस्तों, वैसे जो अब नवीन है यहां पर 8 जो बिट्स है इसका प्रयोग होता है, वैसे 7 होते हैं मेनली, एक यहां पर कुछ कैरी वगैरह होती है, तो वैसे 7 या फिर 8 ऑप्शन के अनुसार ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 58, अल्ट्रा वायलेट तरंगों का जो तरंगे होती है, वेव्स होती हैं, किस में सुधार किया जाता है। 58 का, तो अल्ट्रा वायलेट तरंगों का प्रोग्राम में सुधार मिटाया जा सकता है। तो प्रोम, ईप्रोम, ईपी रोम या फिर रैम में। देखो दोस्तों, रोम मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, पी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ई का मतलब होता है दोस्तों इलेक्ट्रिकली इरेजेबली, ठीक है, इरेजेबल। तो देखिए यहां पर सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी बी यहां पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर है, ये अनुपम हो गया दोस्तों, यहां पर सॉरी, ये होगा अनुपम। क्या नाम है, अनुपम। अब है अनुपम सुपर कंप्यूटर का विकास किसने किया था। तो देखिए इसका जो विकास करता है वो करता है ऑप्शन बी, यानी बार्क। सीडेक किस चीज का विकास करता है, सीडेक विकास करता है परम 8000 का, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले पेज जो सुपर कंप्यूटर है इसका विकास डीआरडीओ के द्वारा किया जाता है, इस फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा। देखिए फिर आ गया क्वेश्चन वही कि परम 8000, परम 10000 सुपर कंप्यूटर का विकास किसने किया है। तो देखिए अभी पीछे डिस्कस किया था, ये सीडेक ने किया है। और सीडेक की बात करते हैं तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग है फुल फॉर्म इसकी, और पुणे में इसका हेडक्वार्टर मिलता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 61 है, ब्राउजर पर किसी टैब को बंद करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है। अब कुछ शॉर्टकट की है, ब्राउजर पर किसी टैब को हमें बंद करना है, तो ब्राउजर में किसी बंद करने के लिए जो शॉर्टकट की आएगी वो आएगी, जी हाँ, ऑप्शन सी आएगी, कंट्रोल प्लस यहां पर W आएगा। देखिए अगर कार्य को हमें रीडू करना है तो कंट्रोल Y। देखिए V का मतलब होता है यहां पर पेस्ट करना, और C का मतलब होता है कॉपी करना, और कंट्रोल प्लस X का मतलब होता है कट करना। ये कुछ बेसिक शॉर्टकट्स की है। क्वेश्चन नंबर 61 है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। VGA वीडियो ग्राफिक एरे, CGA कलर ग्राफिक एरे, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और केट की बात करते हैं तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पर बी, यानी CGA का मतलब होता है कलर ग्राफिक एडेप्टर, नॉट एरे। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी सही है। चलेंगे यहां पर 62 पे पूछा गया है। देखिए NIC का फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, GIF का मतलब ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये बार बार एग्जाम में आता है, देखना यूकेएसएससी के एग्जाम आप देखिए, आपको कम से कम 5-6 बार आपको ये प्रश्न दिख जाएगा। ISP का फुल फॉर्म UPS अल्ट्रा पावर सप्लाई। तो क्वेश्चन नंबर 62 का दोस्तों सही आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी इसका होता है पावर सप्लाई दोस्तों, इसका सही आंसर है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 63 पे कि भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में कौन प्रसिद्ध है।
तो भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में जो प्रसिद्ध है, इनका नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहां पर जो सी है, यानी विजय पांडुरंग भाटकर जी, ये सही है। और क्रे की बात करते हैं तो इन्होंने सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो क्रे है इसका विकास किया था। पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 था जो सिम्योर क्रे ने बनाया था। देखिए दोस्तों 64 का आंसर आपको पहले दिख गया है। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए प्लॉटर इनपुट डिवाइस नहीं है। डिजिटल कैमरा, स्कैनर, माइक, ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। कुछ इनपुट डिवाइस है, इनको आप यहां पे देख लीजिएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर है 65 और 65 यानी 65 पे पूछा गया है, चार्ल्स बेबेज द्वारा एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1834 है। देखिए एनसीईआरटी के रेफरेंस के आधार पर बता रहे हैं, कहीं पर आपको 1833 आपको डेट मिलेगी, 1834 एनसीईआरटी में है। क्वेश्चन नंबर 66, प्रथम प्रोग्रामर के रूप में किसे जाना जाता है? प्रथम प्रोग्रामर के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए दोस्तों एकमात्र यहां पर देखिए जो प्रोग्रामर, एकमात्र लेडी थी जो प्रथम प्रोग्रामर थी, वो लेडी थी, एक महिला थी, और इनके द्वारा प्रथम प्रोग्रामर के रूप में जाना जाता है और इनका नाम है ऑगस्टा लवलेस। ऑप्शन सी यहां पर सही है। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई, तो जी हां ये सबसे छोटी इकाई ऑप्शन बी है, बिट होती है। देखिए सबसे छोटी बिट होती है और जब 4 बिट मिलते हैं तब जाके एक निबल बनता है और 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट। 1 केबी 1024 बाइट्स, 1 एमबी 1024 किलो बाइट, 1 जीबी 1024 एमबी। तो देखिए दोस्तों ये कई बार एग्जाम में आते हैं, एमबी को केबी में बदलने के लिए, केबी को एमबी में बदलने के लिए, निबल, बिट्स, बाइट्स वगैरह, तो इसे याद जरूर कीजिएगा। 68 पे चलेंगे। पूछा है आईसी सर्किट का प्रयोग किस कंप्यूटर पीढ़ी में हुआ था? आईसी सर्किट कंप्यूटर, देखिए आईसी चिप का प्रयोग तो यह होता है दोस्तों ऑप्शन सी, तीसरी पीढ़ी में। क्वेश्चन नंबर 69, कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में शुरू हुआ था? देखिए पहला था आईसी चिप का, इंटीग्रेटेड सर्किट है, जॉन किल्वी के द्वारा, किल्वी के नाम से इन्होंने विकसित किया था, किल्वी कुछ नाम था इनका। और कंप्यूटर को ट्रांजिस्टर का प्रयोग जो होता है यह दूसरी पीढ़ी में होता है। देखिए दोस्तों यहां पर है, आप देखिए प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, दूसरी में ट्रांजिस्टर का, तीसरी में आईसी सर्किट का, चौथी में एलएसआई का यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का, और पांचवी में दोस्तों वीएलएसआई वगैरह और जो नई तकनीक आ चुकी है एआई वगैरह, इनके यूज होने लग गया है। 70वां है इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किसने किया था? जी हां दोस्तों यही क्वेश्चन जो अभी मैं रिकॉल कर रहा था। देखिए किल्वी नाम कहा था ना, किल्वी, तो आईसी सर्किट का विकास करते हैं किल्वी, जैक किल्वी यहां पर सही है। जो एस्बॉर्न है, एडम एस्बॉर्न, ये लैपटॉप का विकास करते हैं। चलेंगे 71वें क्वेश्चन पे। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ईमेल का विकास किसने किया था? तो जैक किल्वी ने किया था ट्रांजिस्टर का, आईसी का। जॉन बेकस, रे टॉमलिंसन या एडम एस्बॉर्न? तो एडम एस्बॉर्न अभी हमने देखा, इन्होंने क्या था लेपटॉप का। तो देखिए ईमेल का जो आविष्कार करते हैं ये रे टॉमलिंसन करते हैं। क्वेश्चन पे चलेंगे। यहां पे 72 पूछा गया है, कुछ फुल फॉर्म है। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, एलईडी लाइट इलेक्ट्रॉनिक डायोड, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी, और एमआईसीआर की बात करते हैं तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। 72 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता है दोस्तों। एलईडी का मतलब क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड होता है, एमिटिंग आता है ना कि इलेक्ट्रॉनिक। क्वेश्चन नंबर 73, कंप्यूटर प्रणाली में बग क्या होता है? तो कंप्यूटर प्रणाली में जो बग होता है, यहां पर यह क्वेश्चन छोटा तो नहीं है, नहीं, कंप्यूटर प्रणाली में बग होता है एक प्रकार का एरर। ऑप्शन सी यहां पर सही है। 74 है कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है? इंपैक्ट, नॉन इंपैक्ट, इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। जो प्रिंटर होते हैं दो प्रकार के मुख्य होते हैं, एक इंपैक्ट प्रिंटर, एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। और इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है कौन सा? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, थर्मल प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर, इन तीनों को ध्यान रखिएगा, ये है इंपैक्ट प्रिंटर और यह है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है? अब यहां पर क्वेश्चन को हमने थोड़ा रिपीट कर दिया, अलग कर दिया इसे। तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की बात करते हैं दोस्तों, तो यह होगा ऑप्शन बी, डेजी व्हील प्रिंटर। अभी डिस्कस किया था ना इसे, डेजी व्हील प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ये क्या है? ये है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। और डेजी व्हील की बात करें तो ये इंपैक्ट प्रिंटर है।
क्वेश्चन नंबर 76 है कि जब किसी फाइल में अनुदेश यानी इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए उसे कहते हैं एग्जीक्यूटेबल। ध्यान रखिएगा। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? देखिए एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है किसका है? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है? एप्पल का है, माइक्रोसॉफ्ट का है, गूगल का है या फिर बिंग का है? तो क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर है गूगल का। एंड्रॉइड सिस्टम गूगल ने डेवलप किया है। 78 है कौन सा एंटीवायरस नहीं है? K7, अवास्ट, नॉर्टन, मोजेक। तो 78 का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी मोजेक। ये तो एक यहां पर ब्राउजर था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे 79 है भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब से होती है? भारत में इंटरनेट की शुरुआत होती है यहां पर 1995 से, 15 अगस्त 1995 से। 80 क्वेश्चन है कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? तो इंटरनेट ब्राउजर कौन सा नहीं है? ओपेरा, सफारी, मोजेला, एम कैफे। तो जी हां, एम कैफे नहीं है, ये एंटीवायरस है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर 81 है, पूछा गया है इंटरनेट। देखिए इंटरनेट कोई बात नहीं, आप साफ लिख लेना। इंटरनेट में किसी उपयोगकर्ता द्वारा पासवर्ड, लॉगिन या अन्य जानकारी गुप्त रूप से प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो देखिए दोस्तों ये होता है ऑप्शन सी यानी फिशिंग। क्या होता है? फिशिंग करना, है ना, अनधिकृत रूप से कार्य करने की कोशिश कर रहा है। और इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन की बात करें, यहां पे देखो डिस्क्रिप्शन बात करते हैं जैसे किसी सूचना को गुप्त सूचना में बदलना, और डिस्क्रिप्शन की बात करें जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे कि पुनः गुप्त कोड को सामान्य सूचना में बदलना। चलेंगे यहां पे 82 है इंटरनेट पर अनधिकृत व्यक्तियों की पहुंच से कौन रोकता है? पटवारी का यह प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का दोस्तों यहां पर है ऑप्शन बी यानी फायरवॉल। फायरवॉल का काम होता है अनधिकृत व्यक्तियों की पहुंच से रोकने का। फ्लेम क्या होता है? ऑनलाइन चैटिंग में अपमानजनक जो भाषा करते हैं ना, उसे कहते हैं फ्लेम। बाकी दोस्तों यहां पर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हैकर, क्रैकर। क्रैकर का मतलब जो किसी वेबसाइट को क्रैक करने का काम करे। हैकर का मतलब जो किसी वेबसाइट को हैक करे, अनधिकृत पहुंच कर दे जहां तक। www पर वेब पेज खोलते स्वयं खुलने वाला छोटे विंडो को कहते हैं। तो देखिए दोस्तों कभी आपने वेबसाइट खोली होगी ना, तो वेबसाइट खोलते वक्त आपको एक पेज ऑटोमेटिकली खुल जाता है, बिन मतलब का खुल जाता है, आप नहीं चाहते लेकिन खुल जाता है, तो उस पेज को कहते हैं पॉपअप पेज। ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। साइबर क्राइम के क्षेत्र में डोस का अर्थ क्या होता है? देखिए दोस्तों डोस का अर्थ साइबर क्राइम के क्षेत्र में क्या होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहां पर है ए पर मत चले जाना, क्योंकि ये डेनियल ऑफ सर्विस होता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन अगर साइबर क्राइम अगर आपको पूछ लिया जाए तो डेनियल ऑफ सर्विस। 84 है व्यक्तिगत तौर पर किसी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। जो हम व्यक्तिगत रूप पर प्रयोग करते हैं जैसे हमारे पास लैपटॉप है या छोटे कंप्यूटर है, इस कौन से श्रेणी के अंतर्गत ये आते हैं? तो देखिए ये आते हैं माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत। ऑप्शन ए सही होगा। कौन सी डिवाइस आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से टेलीफोन पर बात करने पर इंटरनेट एक्सेस करने देता है? कौन? तो देखिए 85 का सही आंसर है ऑप्शन ए यहां पर बात करें यानी मॉडेम। देखिए इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। देखिए कुछ फुल फॉर्म है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, XHTML एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और स्वान की बात करें तो सिंपल वाइड एरिया नेटवर्क। सही सुमेलित नहीं है, तो सही आंसर है दोस्तों यहां पर ऑप्शन डी है, क्योंकि ये स्टेट वाइड होता है ना कि सिंपल। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। HTML की फॉर्म कई बार एग्जाम में आ चुकी है। इंटरनेट से जुड़े व्यक्तियों के सभी उपकरणों की जांच करता है और यह बताता है कि उपकरण सही से काम कर रहा है। कौन सा? तो देखिए दोस्तों यहां पर अभी आपने पीछे फ्लेम देखा था। फ्लेम का मतलब होता है जब आप ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हो तो कोई गलत भाषा का प्रयोग करता है ना। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी पिंग कहते हैं। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर के सभी उपकरणों की जांच करता है और यह बताता है कि उपकरण सही से काम कर रहा है। पॉपअप भी आपने देखा था जो ऑटोमेटिक विंडो खुल जाती है छोटे छोटे साइज में। 88 का देखिए आंसर आपको पहले दिख गया है, फिर भी पढ़ लेते हैं। देखिए फ्लैश जो होता है यह वेब पेज पर चलने वाला एक छोटा प्रोग्राम जो सुनिश्चित करता है कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या नहीं, और इसके लिए एनिमेशन प्रदान करता है। तो फ्लैश। क्वेश्चन नंबर 89 विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर।
तो देखिए विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो फोगाकू पे मत चले जाना, ये जापान का है। फ्रंटियर दोस्तों वर्तमान में 2021 से 2022 के आसपास ये बना है, सबसे तेज है, शायद यूएसए के द्वारा इसे विकसित किया गया है। और फोगाकू की बात करते हैं तो दूसरा सर्वाधिक यहां पर तेज कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर यहां पे बात करें, देखिए दोस्तों एक बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी बन चुके हैं कि निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो शुम्योर, देखिए शुम्योर क्रे की बात करते हैं तो उन्होंने क्रे नामक सुपर कंप्यूटर का विकास किया था। क्रे कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। फ्लो सॉल्वर भी सुपर कंप्यूटर है। फोगाकू भी है। और हमारे उत्तराखंड के, हमारे भारत के तो जैसे आपने देखा था पेस हो गया है, अनुपम हो गया है, और परम 8000 हो गया है ना। आईबीएम का पूरा नाम क्या है? देखिए आईबीएम का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और देखिए दोस्तों एक प्रश्न एग्जाम में आया था यूकेपीएससी के, अगर यकीन ना हो दोस्तों तो आप जो हमने आपको यहां पर जो लगभग 16-17 पेपर सोल्व करवाए ना, तो वहां पर ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि बिग ब्लू के नाम से किसे जानते हैं? तो आईबीएम कंपनी को बिग ब्लू के नाम से जानते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। हाइब्रिड का मतलब दोनों आ जाएंगे, डिजिटल भी एनालॉग भी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे ट्विटर का आविष्कार 2006 में किसने किया था? देखिए ट्विटर काफी चर्चा में है, एलोन मस्क ने इसका अधिग्रहण किया है $44 अरब के आसपास। और ट्विटर का आविष्कार 2006 में जो करते हैं वो जैक डॉर्सी करते हैं। कौन करते हैं? जैक डॉर्सी। और चार्ड हर्ली, स्टीव चैन, जावेद करीम, ये यूट्यूब का आविष्कारक है, ठीक है, 2004 में। और एक फैक्ट ध्यान रखिएगा कि एक लोरी जो बर्ड है ना, जो वहां पे चिड़िया आपको दिखाई देती है ट्विटर में, इसका नाम है लोरी। क्वेश्चन नंबर 93, मार्क जुकरबर्ग द्वारा फेसबुक की स्थापना। तो मार्क जुकरबर्ग के द्वारा फेसबुक की स्थापना होती है 2004 में। इंस्टाग्राम का आविष्कार 2010 में कौन करते हैं? तो देखिए दोस्तों जैक डॉर्सी आपने देखा था, ट्विटर था। जावेद करीम की बात करें तो यूट्यूबर था। मार्क जुकरबर्ग भी आपने देखा था, इसका नाम क्या था? ये फेसबुक का था। और माइक क्रीगर दोस्तों यहां पर सही है, इंस्टाग्राम का आविष्कारक है 2010 में। देखिए असेंबलर का आंसर आपको पहले ही दिख गया है, कोई बात नहीं। असेंबलर क्या होता है? असेंबली भाषा प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करने का कार्य करता है असेंबलर, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर है बायोस का पूर्ण रूप क्या है? तो BIOS का पूर्ण नाम, तो सही आंसर है इसका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन बी यहां पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97, किसी सॉफ्टवेयर प्रणाली में कार्य प्रणाली की जांच करने व उसमें एरर को ढूंढकर उसे ठीक करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो देखिए दोस्तों इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर यहां पर सी, डिबगिंग। क्या कहते हैं? डिबगिंग, ठीक है। और एक ही डाटा को कई जगह सेव करना कहलाता है रिड्यूडेंसी, यह भी ध्यान रखिएगा। ईमेल भेजने के लिए सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल निम्न में से कौन सा है? देखिए ईमेल भेजने के लिए सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल बताइएगा। देखिए दोस्तों ये है ऑप्शन यहां पर SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यहां पर ये सही होगा, सी यहां पर सही है। STP की बात करते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP की बात करते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट में फाइल अपलोड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और POP3 की बात करते हैं तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसे कहते हैं। और ईमेल रिसीव में इसका मुख्य तौर से प्रयोग होता है। तो देखिए दोस्तों यहां पर यह हो चुका है। 99वां क्वेश्चन है, कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन कौन सा नहीं है? तो जी हां दोस्तों ये है ऑप्शन डी, यानी पिंग यहां पर सही होगा। तो बाकी दोस्तों सभी सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर 100, ईमेल के संदर्भ में BCC का अर्थ क्या है? ईमेल के संदर्भ में BCC का अर्थ क्या है? तो यह है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। तो देखिए दोस्तों हमारे 100 क्वेश्चन हमने एक पड़ाव कंप्लीट कर दिया है। 1000 क्वेश्चन हमें पहुंचना है और 100 क्वेश्चन का टारगेट हमने कंप्लीट कर दिया है। तो देखिए दोस्तों एक सीढ़ी हम चढ़ चुके हैं, अभी 9 सीढ़ियां और चढ़नी है। तो देखिए दोस्तों निकल चुके हैं हम राह पे, मंजिल भी हम पा लेंगे। अब चलेंगे हम वर्ल्ड हिस्ट्री पे। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है, टॉप यहां पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वर्ल्ड हिस्ट्री के। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। और हाँ दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए पूछा गया है यहां पर वर्ल्ड हिस्ट्री के, पूछा गया है कि वर्ल्ड हिस्ट्री का कि सिविल सेवा शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा होता है? तो सिविल सेवा की शुरुआत करने वाला जो पहला देश होता है वो चीन होता है दोस्तों। कौन होता है? चीन होता है।
है ना। क्वेश्चन नंबर 102, हिरोशिमा में परमाणु बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा में परमाणु बम कब गिराया गया था? तो यह गिराया जाता है 6 अगस्त को 1945 में, 9 अगस्त में नागासाकी में, और आत्मसमर्पण जापान यूएसए के सामने कर देता है 15 अगस्त 1945 को। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर है 103, गीजे का पिरामिड मिस्र बनाया था। देखिए दोस्तों, जो गीजे का पिरामिड है ना, गीजे का पिरामिड मिस्र में है, इसे किसने बनाया था? तो इसे बनाया था दोस्तों, जी हाँ, ध्यान रखिएगा, खूफू है, वो खपा हो गया था। देखिए, उसने गीजे का पिरामिड बनाया था और खपा हो गया था अपनी ड्राइंग से, तो खूफू है वो, ऑप्शन सी। फरावो खूफू ने गीजे का, जो गीजे का पिरामिड है ना, गीजे का, मिस्र में जो है वो बनाया था। खमसिन हवा मिस्र में बहती है, ऐसा प्रश्न कई बार आ चुका है। बाकी दोस्तों यहां पर कुछ ऐसे प्रश्न हैं। लाइव्स ऑफ इलिस्ट्रियस मैन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइव्स ऑफ इलिस्ट्रियस, इस मैन, जो लाइफ ऑफ इलिस्ट्रियस मैन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 104 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पर है जी, बी, प्लूटार्क यहां पर सही है, ऑप्शन बी यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। हांग हो नदी किससे शोक कहा जाता है? हांग हो नदी को किस देश का शोक कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, इसे कहा जाता है चीन का शोक कहा जाता है। और यांगतीसी नदी चीन की सबसे बड़ी नदी है और एशिया की सबसे, देखिए, चीन की सबसे बड़ी है, एशिया की सबसे बड़ी है और विश्व की तीसरे नंबर की है। इस फैक्ट को भी याद कीजिएगा। सबसे बड़ी मिस्र की, फिर देखिए दोस्तों यहां पर जो यांगतीसी है वो तीसरे नंबर पे है जो चीन में है। लगभग 8000 किलोमीटर लंबी चीन दीवार किसने बनाई थी? क्वेश्चन नंबर 106। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है, तो यहां पर है क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर, ऑप्शन यहां पर जो बी है, सी हुआंग टी। अब याद कैसे करना? देखिए भाई साहब, जो ये चीन की दीवार बनाई थी ना, 8000 किलोमीटर लंबी बना दी थी, और 8000 किलोमीटर लंबी बनाने पर उसे क्या लग गई? थक लग गई, और थक लगने के बाद उसने क्या पी? टी पी है। तो सी वांग टी ने 8000 किलोमीटर लंबी ये बनाई थी। देखिए, कन्फ्यूशियस की बात करते तो ये इनका बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ करता था। और मार्को पोलो की बात करते हैं तो चीन आने वाला प्रथम ये विदेशी यात्री था। क्वेश्चन नंबर 107, पुनर्जागरण का प्रारंभ फ्लोरेंस शहर से माना जाता है। ये फ्लोरेंस शहर कहां का है? देखिए दोस्तों, फ्लोरेंस शहर, तो यह है ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी, इटली में। देखिए, इटली से पुनर्जागरण का प्रारंभ माना जाता है, और इटली का जो फ्लोरेंस शहर है वहां से पुनर्जागरण का प्रारंभ माना जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहते हैं? पुनर्जागरण का अग्रदूत जो कहते हैं वह कहते हैं ऑप्शन बी, दांते को कहते हैं। और इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है डिवाइन कॉमेडी। किसने लिखी है? दांते ने लिखी है, दांत ने लिखी है, और टस्कन भाषा में लिखी है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 109, मानववाद का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मानववाद का संस्थापक था दोस्तों, जी हां, ये था ऑप्शन ए, पेट्रोक। मानववाद का संस्थापक पेट्रोक था। और द प्रिंस नामक जो पुस्तक है वो मैकियावेली ने लिखी है। इस प्रश्न को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 110, द लास्ट सफर व मोनालिसा पेंटिंग किसकी है? द लास्ट सफर और मोनालिसा, यह पेंटिंग किसकी है? तो देखिए, 110 का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहां पर सी, लियोनार्डो दा विंची। लास्ट सफर और मोनालिसा की जो प्रसिद्ध पेंटिंग है वो विंची की है। क्वेश्चन नंबर 112, द लास्ट जजमेंट, यह भी काफी प्रसिद्ध पुस्तक, प्रसिद्ध पेंटिंग है, लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ द मैन। और साथ में दोस्तों जो सिस्तान का गिरजाघर है वहां पर जो चित्र बने हैं ये किसके हैं? कौन यहां पर इसके कलाकार थे? तो 112 का सही आंसर है, जी हां दोस्तों, ये था माइकल एंजेलो। कौन था? माइकल एंजेलो। जीसस क्राइस्ट का, जो जीसस क्राइस्ट की जो माता है मेडोना, इसका चित्र किसने बनाया था? तो देखिए दोस्तों, ये बनाया था राफेल ने। ऑप्शन ए सही होगा। ये तीनों महान चित्रकार हुए हैं, राफेल, एंजेलो और विंची। ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी। पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है, इसका खंडन सर्वप्रथम किसने किया था? पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है, इसका खंडन सर्वप्रथम क्या था? कोपरनिकस ने। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 115, अमेरिका में गृह युद्ध शुरू कब से होता है? क्वेश्चन नंबर 115,
अमेरिका में गृह युद्ध। देखिए दोस्तों, यहां पर हमने 30 क्वेश्चन किसके रखे हैं? 30 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री के रखे हैं। तो अमेरिका में गृह युद्ध शुरू होता है 1861 से। ध्यान रखिएगा 1865 में समाप्त होता है। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति होते हैं इनका नाम होता है ऑप्शन सी, यानी जॉर्ज वाशिंगटन। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी यहां पर सही है। और अब्राहम लिंकन की बात करते हैं तो 16वें नंबर के होते हैं और 1861 में ये बनते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करते हैं तो अमेरिका की इसने खोज की थी। प्रजातंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए है, ये किसने कहा था? ये किसका कथन था? तो देखिए दोस्तों, ये काफी काफी इंपॉर्टेंट है और काफी कई जगह आपको लिखा मिल जाएगा ये कोट। और ये था अब्राहम लिंकन का। ऑप्शन बी यहां पे सही होगा। अब देखिए, जो ये अब्राहम लिंकन था ना, इसकी हत्या 1865 में कर देते हैं। 1865 का मतलब जब अमेरिका में क्या होता है, जो यहाँ पर जो अमेरिका में जो अभी ये शुरू हुआ था ना गृह युद्ध, ये समाप्त होता है 1865 में। तो इसी समय क्या होता है, जेन विलियम्स इसकी हत्या करता है। इसके बाद यहां पर अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कौन करता है? 118वां क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये सही है। अमेरिका कब स्वतंत्र होता है? क्वेश्चन नंबर 119। अमेरिका कब स्वतंत्र होता है? तो अमेरिका कब स्वतंत्र होता है? 1776 में। देखिए 4 जुलाई 1776 में अमेरिका स्वतंत्र होता है। तो अमेरिका दिवस कब मनाते हैं? 4 जुलाई को मनाते हैं। तो यह भी अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर यहां पर 120 है। बोस्टन टी घटना कब हुई थी? देखिए अमेरिका में एक जगह है बोस्टन, और वहां पर एक टी पार्टी का ये कांड हुआ था, घटना हुई थी। ये कब हुई थी? तो 120 का दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी, 1773 में होती है। कब होती है? 1773 में। बोस्टन टी पार्टी का 16 दिसंबर 1773 में होता है। और इसके जो नायक होते हैं वो होते हैं सैमुअल एडम। कौन होते हैं? सैमुअल एडम। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत। देखिए दोस्तों, हमारे सिलेबस में है इसलिए रखे हैं। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत तो यह होती है, ऑप्शन नंबर यहां पर है ए, यानी 1789 से शुरू होती है। और इस फैक्ट को स्पेशल ध्यान रखिएगा कि 14 जुलाई 1789 में बास्तिल के दुर्ग पर कब्जा होता है। और देखिए दोस्तों, इसलिए फ्रांसीसी डे जो मनाते हैं ना, 14 जुलाई को मनाते हैं। बास्तिल का दुर्ग 14 जुलाई कहां पर है? फ्रांस में है। फ्रांस की क्रांति के समय राजा कौन था? 122वां। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो देखिए 1789 के आसपास जो राजा था ये था, जी हाँ, ये लुई 16वां था। कौन सा था? लुई 16वां था। क्वेश्चन नंबर यहां पर 23वां है कि मैं ही राज्य हूं, यह कथन किसका था? यह भी काफी बार एग्जाम में आता है। मैं ही राज्य हूं, यह कथन था लुई 14वां का। ऑप्शन बी यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर 124, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहते हैं? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं दोस्तों ऑप्शन ए, यानी रूसो को फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत। अब ऐसे कैसे याद करना है? देखिए फ्रांस ये हो गया है और यहां पर हो गया है रूस, तो फ्रांस से आगे कौन है? रूस। तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो। और देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए कि इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट सोशल, और 1762 में लिखते हैं लेटर्स ऑन इंग्लिश। इसके लेखक कौन है? काफी डीप लेवल का है, लेटर्स ऑन इंग्लिश। तो देखिए दोस्तों, ये वॉल्टेयर था। और ये वॉल्टेयर एक ऐसा व्यक्ति हुआ ना, ये क्या करता था कि ये जो बड़े वर्ग होते थे, पादरी वर्ग होता था ना, उस समय पादरी वर्ग बड़े होते थे, तो ये उनसे नफरत करता था। गिरजाघर जाने में नफरत करता था, गिरजाघर से नफरत करता था। तो वॉल्टेयर ऑप्शन बी है। और देखिए कानून की आत्मा मॉन्टेस्क्यू की है। क्वेश्चन नंबर 126, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बनता है? तो नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है ऑप्शन बी, 1804 में। वाटरलू का युद्ध कब होता है जरा बताइएगा, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है वाटरलू का युद्ध। तो देखिए दोस्तों, वाटरलू का जो युद्ध होता है ये 1815 में होता है, जून 1815 में होता है। नेपोलियन का अंतिम युद्ध होता है और इस युद्ध में नेपोलियन बुरी तरीके से हारता है और 1821 में सेंट हेलेना द्वीप में यह बंदी रहता है और वहीं पर 1821 में इसकी मृत्यु हो जाती है, नेपोलियन बोनापार्ट। फिर 1805 की बात करते हैं, ट्रेफलगर का युद्ध होता है, नेपोलियन और इंग्लैंड के बीच में होता है, यह भी काफी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 128, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब होती है? तो सबसे पहले गौरवपूर्ण क्रांति कहां की थी?
इंग्लैंड की थी। कब होती है? तो ये होती है 1688 में। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में होती है। क्वेश्चन नंबर 129, 1917 में रूसी क्रांति के समय रूस का जार कौन था? 1917 में रूसी क्रांति के समय रूस का जार कौन था? तो देखिए दोस्तों, रूसी क्रांति शुरुआत होती है 1917 में, और उस समय जो रूस का जार था यानी राजा था, उसका नाम था निकोलस सेकंड। दो यहां पर सही है, यानी निकोलस सेकंड। प्रथम विश्व युद्ध जुलाई 1914 से लेकर नवंबर 1918 तक चलता है। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन होते हैं? क्वेश्चन नंबर 130, तो जी हां, वुडरो विल्सन, ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। देखिए, ब्रिटेन का जो पीएम होता है वो होता है लॉयड जॉर्ज। क्लेमेंसो की बात करते हैं, फ्रांस का पीएम होता है। और निकोलस सेकंड, अभी आपने देखा था कि 1917-18 के आसपास कौन था? अंतिम राजा था ये, जो यहाँ पे रूस का राजा था जिस समय रूस की क्रांति हुई थी। तो देखिए दोस्तों, एक पार्ट हमने और कंप्लीट कर दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए, टॉप 50 क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, टॉप 50 यानी सॉरी, यहां पर हमने 20 लिख दिया है, लेकिन ये 30 है, ठीक है। 30 संविधान संशोधन आपको करा रहे हैं। 30 नहीं, लगभग 25 के आसपास है, सॉरी 25 के आसपास है, और 50 महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो पहले हम यहां पर लगभग 70-80 के आसपास अब संविधान देखने वाले हैं, पॉलिटी देखने वाले हैं। तो पॉलिटी के लिए दोस्तों तैयार है ना आप? तो देखिए, तैयार हो दोस्तों तो साइन कीजिएगा लाइक का, और देखिए दोस्तों कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और क्लास आपको कैसी लगती है यह भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 हम यहां पे देखेंगे, लगभग 70-80 के क्वेश्चन होंगे, पॉलिटी के होंगे। पहले देखते हैं 131 का संविधान संशोधन है, 25 के आसपास जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है उन्हें देखेंगे। पूछा है, प्रथम संविधान संशोधन कब होता है? तो देखिए, यह होता है ऑप्शन बी 1951 में होता है, और भू कानून से संबंधित यह होता है। क्वेश्चन नंबर 132, 10वां संविधान संशोधन 1961 द्वारा भारत में शामिल किया जाता है। कौन? 10वां संविधान संशोधन 1961 में। तो यह शामिल होते हैं ऑप्शन सी, यानी बात करें दादरा नागर हवेली। क्वेश्चन नंबर 133, गोवा दमन द्वीप को भारत में शामिल किया जाता है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर आपको मिलेगा 133 का, यह मिलेगा आपको 12वां संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा 1962। 134वां है, अनुच्छेद 368 के तहत पारित सभी विधेयक पर अनिवार्य रूप से अनुमति के लिए बाध्य किया गया था राष्ट्रपति को। तो यह होता है दोस्तों, यहां दोस्तों यह है ऑप्शन नंबर, यहां पर है 24वां संविधान संशोधन 1971 में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहां पर है 35वां, और पूछा गया है कि लोकसभा की सीट 525 से बढ़ाकर 545 व यूटी की लोकसभा सीट, यानी जो यहां पर है यूटी है और केंद्र शासित प्रदेश, 25 से घटाकर 20 कर दी जाती है। कब? 135 का सही आंसर। तो कौन सा संविधान संशोधन है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो 525 से बढ़ाकर 545 की जाती है ना, ये की जाती है ऑप्शन बी 31वां संविधान संशोधन 1973। इसके तहत लोकसभा सीट 525 से बढ़ाकर 545 की जाती है। क्वेश्चन नंबर, सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया था कब? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया जाता है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 35वां संविधान संशोधन 1974 में दिया जाता है, और 36वें संविधान संशोधन में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। क्वेश्चन है और पूछा गया है यहां पर, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़ा जाता है कब? तो 137वें का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहां पर, जी हां, सी है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से यह जोड़ा जाता है। देखिए, सबसे बड़ा संविधान संशोधन यह हुआ था, इसे लघु संविधान संशोधन के नाम से लघु संविधान भी कहते हैं इसे, क्योंकि इसमें बहुत सारे संविधान का प्रस्ताव किया गया था। 138 से संपत्ति के मूल अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटाकर 300A में जोड़ा जाता है, यानी मूल अधिकार को कानूनी अधिकार में बदल दिया जाता है। कब? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी 44वां संविधान संशोधन 1978। 139वां क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया जाता है कब? तो देखिए दोस्तों, जब यहां पर 42वां संविधान 42वां संविधान संशोधन होता है ना 1976 के आसपास, तो यहां पर उन्होंने जो यहां पे हमारे जो समय प्रधानमंत्री जो होती है इंदिरा गांधी जी, वो बहुत गलत प्रावधान करती है।
तो उसी रोकथाम के लिए यहां पर क्या करते हैं, अगली बार 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत यह प्रावधान किया जाता है। संविधान में नहीं होते हैं, मौलिक कर्तव्य 51A में जोड़ा जाता है, 10 अनुच्छेद जोड़े जाते हैं। तो कब जोड़े जाते हैं, तो देखिए आंसर है इसका ऑप्शन ए, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में। दल बदल कानून देखिए दोस्तों, ये होता है 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से। काफी अच्छा प्रश्न है, आंसर पहले ही आपको दिख गया है। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 42, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 से कम कर 18 कर दी जाती है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, और सही आंसर है दोस्तों इसका, देखिए ये होता है ऑप्शन नंबर बी, 61वां संविधान संशोधन 1988। आम चुनाव में मतदान की आयु 21 से घटाकर 1988 में 61वां संविधान संशोधन के माध्यम से 338 का संशोधन कर, देखिए अनुच्छेद 338 को संशोधन कर अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग का गठन किया जाता है। कब, तो देखिए दोस्तों ये 1990 में किया जाता है, 65वां संविधान संशोधन के माध्यम से। 144वां है कि दिल्ली को एनसीआर क्षेत्र बनाया गया व दिल्ली में विधानसभा में मंत्री परिषद का उपबंध किया गया। 70 विधानसभा सीटें दिल्ली में बनाई जाती है, 7 सीटें मंत्री परिषद की होती है वहां पे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 144 का, तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन यहां पर है, जी हां, 1991 में 69वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन। 145, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब दिया जाता है, किस अनुच्छेद के माध्यम से, किस संवैधानिक जो संविधान संशोधन है उसके माध्यम से। तो जी हां, ये है 73वां संविधान संशोधन 1992 में। देखिए ये है ऑप्शन यहां पर बी, ऑप्शन डी, यानी 73वां संविधान संशोधन 1992 में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहां पर चलेंगे यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले जरा यहां पर देख लीजिए कि नगर निकाय को जो दर्जा दिया जाता है ये 1992 में दिया जाता है, 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली व पुडुचेरी को विधानसभा सदस्यों को शामिल किया जाता है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली व पुडुचेरी के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य है उनको भी शामिल किया जाता है, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से, तो राइट आंसर है दोस्तों यहां पर बी, यानी 70वां संविधान संशोधन के माध्यम से। देखिए अभी आपने 69वां पढ़ा था 1991 वाला, तो यहां पर क्या था कि यहां पर जो दिल्ली है यानी एनसीआर क्षेत्र है उसके गठन की बात की जाती है। 73 आपने देखा था, ये था संवैधानिक विकास ग्राम पंचायत से रिलेटेड, नगर पालिका से रिलेटेड 74 वाला 1992 में, और 69वां ये हो गया है, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 147, किसके तहत अनुच्छेद 45 में परिवर्तन व अनुच्छेद 51A में नया मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51A में नया मूल कर्तव्य और अनुच्छेद 21A में सभी बच्चों को 6 से 14 साल तक के लिए निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, तो देखिए दोस्तों ये बेहद 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और सही आंसर है ऑप्शन यहां पर जो डी है, यानी 86वां संविधान संशोधन 2002। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहां पर 48 पूछा गया है कि अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना तो कब होती है, तो देखिए अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना होती है, तो देखिए दोस्तों ये है 89वां संविधान संशोधन 2003। तो देखिए दोस्तों यहां पर हम आपके सामने 25 के आसपास जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वो करवा रहे हैं। 149 से लोकसभा व विधानसभा में मंत्री परिषद की कुल सीट की अधिकतम 15% हो सकता है। यह संशोधन कब किया गया था यह देखना है। लोकसभा विधानसभा में मंत्री परिषद की कुल सीट का अधिकतम 15% हो सकते हैं, तो यह संविधान संशोधन किया जाता है ऑप्शन ए, यानी 91वां संविधान संशोधन 2003 में। देखिए जिला सहकारी, देखिए सहकारी समिति का बढ़ावा देने के लिए बात की जाती है, जिला सहकारी समिति, तो सीधा चले जाना 2011 में, और यह है 97वां संविधान संशोधन 2011। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, 43 खा में इसे जोड़ा जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहां पर जीएसटी का प्रावधान किस अनुच्छेद में, देखिए जीएसटी का प्रावधान कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से, तो जीएसटी की बात करते हैं तो यह है ऑप्शन सी, यानी 101वां संविधान संशोधन 2016। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब दिया जाता है, 152वां। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को जो संवैधानिक दर्जा दिया जाता है, यानी ओबीसी वर्ग की बात कर रहे हैं, तो यह होता है 2018 में 102वां
संविधान संशोधन। चलेंगे 153 में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण का प्रावधान। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण का प्रावधान कब? तो देखिए ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण का प्रावधान की बात करते हैं तो ये 2019 में 103वां संविधान संशोधन होता है। तो ईडब्ल्यूएस देखिए ऐसे याद करना है, ईडब्ल्यूएस 1 2 3, तो 103 यहां पर ध्यान रखिए, 103 एक यानी 1 2 3 यानी 3 है ना, ईडब्ल्यूएस 3 है यहां पे। तो 103वां संविधान संशोधन 2009 में। फिर देखिए यहां पर है सही सुमेलित 2019 में, सॉरी सही सुमेलित नहीं है और ई है आपके सामने, सभी सुमेलित है। देखिए दोस्तों 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में आता है। 122वां संविधान संशोधन विधेयक होता है और जीएसटी से संबंधित होता है। काफी डीप लेवल का है और काफी यहाँ पे सारे फैक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। 102 की बात करते हैं, 2018 में आता है। 123वां संविधान संशोधन विधेयक होता है। ओबीसी आयोग को मिलाकर संविधान का ढांचा, ओबीसी आयोग को संविधान का ढांचा दिया जाता है। 3 की बात करते हैं, 2019 में 124वां संविधान संशोधन विधेयक होता है। और बात करें 10% आरक्षण की बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। 104वां संविधान संशोधन 2019 में 126वां ये विधेयक होता है। और एससी एसटी जो यहाँ पर जनजाति एससी और एसटी जनसंख्या है, इन्हें 10 साल के लिए एससी एसटी का आरक्षण बढ़ा दिया जाता है लोकसभा में। तो देखिए सभी सही है, ऑप्शन ई सही होगा, यानी सही है। बस आपको ये फैक्ट याद करने हैं, काफी अच्छा है। 155 है कि वन शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य को हटाकर समवर्ती सूची में डाला जाता है। कब? तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो वन हो गया है, शिक्षा हो गया है, जनसंख्या नियंत्रण हो गया है, या परिवार नियोजन हो गया है, तो ये आते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। देखिए दोस्तों ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हमने 25 यहां पर जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे वो हमने कर दिए हैं। अब यहां पर हम 50 जो महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है वो देखेंगे। तो देखते हैं यहां पर 156वां पूछा गया है। देखिए यहां पर आपके लिए यहां पर मैं कर लेता हूं हाईलाइटर। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। ये किस अनुच्छेद में है? तो देखिए ये है अनुच्छेद 48A में है। तो पर्यावरण से संबंधित अनुच्छेद 48A में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्य किस में है? तो देखिए यह है अनुच्छेद 51A में, यानी ऑप्शन बी सही है। 158 की बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश की प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो मातृभाषा का प्रसार करना है, तो मातृभाषा, राज्य मातृभाषा का, तो जी हां अनुच्छेद 350A में है। चलेंगे यहां पर 159, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिए गए हैं? ग्राम पंचायतों का प्रावधान, ग्राम पंचायतों का प्रावधान देखिए ये हमारा है अनुच्छेद, जहां ये अनुच्छेद 40 में है। ऑप्शन बी यहां पर सही होगा, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है। 160वां है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान, तो देखिए दोस्तों ये काफी रिपीटेड प्रश्न है और 280 आप सभी इसका सही देंगे। ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? 50 यहां पर हम क्या करेंगे, 50 महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे पहले, इसके और पार्ट भी देखेंगे। देखिए हमें आज 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। तो किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है? तो यह है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19I में आपको मिलेगा। क्वेश्चन 162, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित जो अनुच्छेद है वह है ऑप्शन यहां पर बी, अनुच्छेद 24 में है। क्वेश्चन नंबर 63, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? तो कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, यह कहां पर बताया गया है? तो जी हां यह बताया गया है अनुच्छेद 53 में। ऑप्शन ए सही है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, देखिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत यहां पे बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो कहां पर? अनुच्छेद 61 पे। क्वेश्चन नंबर 165, देखिए पूछा गया है अनुच्छेद 165 आपको पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है?
मौलिक कर्तव्यों की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? देखिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य काफी इंपॉर्टेंट है। 51A में आपको मिलने वाला है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से किया गया था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 166 है, पूछा गया है मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में है? 166वां क्वेश्चन है। देखिए इसका सही आंसर आपको मिलेगा, ऑप्शन यहां पर मिलेगा ए, अनुच्छेद 75 का 3 के अंतर्गत आपको मिलता है। देखिए सामूहिक रूप आपको पूछा जाता है तो ये लोकसभा के प्रति होता है, और व्यक्तिगत रूप आपको पूछा जाता है तो ये होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 167 है, कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित जो अनुच्छेद है यह है ऑप्शन सी, यहां पर सही होगा। 76 यहां पे सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 68वां है, देखिए 168 है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों ये, कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 85 में। देखिए दोस्तों, कुछ फैक्ट आपके लिए यहां पर रिवाइज कर लेता हूं, जैसे इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति समय पर संसद के प्रत्येक सदन के समय या स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन को आहूत करेगा, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। देखिए, और जो आगामी बैठक होती है सत्र की, वो 6 महीने के बीच में होनी चाहिए, यह भी इसी अनुच्छेद में बताया गया है। और लोकसभा का विघटन कर सकता है, यह भी दोस्तों अनुच्छेद 85 में ही बताया गया है। किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? रिपीटेड प्रश्न है ये वाला। और संयुक्त बैठक देखिए कब होती है? इमरजेंसी 108 में। तो 108 में आपको मिलेगा संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान, जब इमरजेंसी होगी ना तभी तो आएगा। अनुच्छेद 70 है, किस अनुच्छेद के द्वारा संसद को संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संसद में संयुक्त बैठक का प्रावधान, तो संयुक्त बैठक, तो देखिए दोस्तों ये 108 है। क्वेश्चन वही था, थोड़ा सा यहाँ पे रिपीट, जरा भाषा इसकी घुमाइए, बाकी क्वेश्चन वही था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चलेंगे 171 पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, और अब तक संयुक्त बैठक 3 बार बुलाई जा चुकी है। 71वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक की परिभाषा, तो जी हां ये दी गई है, ऑप्शन यहां पर सी है, अनुच्छेद 110 में। 72वां है 100 कि अनुच्छेद संसद में 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतर्गत अनिवार्यता का उल्लेख है। देखिए दोस्तों, अभी आपको डिस्कस किया था कि 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए सत्रों के बीच में, 2 सत्रों के बीच में, 2 अधिवेशन के बीच में। तो यह बताया गया है अनुच्छेद 85 में। और लोकसभा का विघटन भी कर सकता है कौन? राष्ट्रपति, यहीं पर बताया गया है। पर 173 है, पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति प्रदान करता है वह जो अनुच्छेद है, क्वेश्चन नंबर 1, तो राइट आंसर है दोस्तों यहां पर ऑप्शन ए, यानी अनुच्छेद 123। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 174वां पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है और महाभियोग चलाने की बात की गई है, तो यह होता है ऑप्शन नंबर यहां पर सी, अनुच्छेद 124 में। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं या न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उन पर महाभियोग चलाने की बात की गई है। 175वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया था? तो कुल कितने भाग थे जब मूल संविधान था? तो मूल संविधान में भाग की बात करें तो 22 भाग थे, ऑप्शन नंबर डी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 176वां क्वेश्चन है और पूछा गया है अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर बात करें अनुच्छेद 356 का, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पर सी, राष्ट्रपति शासन से। जी हां दोस्तों, अगर वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं तो 360 आता है, और राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो 352 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 176 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 177, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 320। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर है 178, किस अनुच्छेद में
यह प्रावधान किया गया है कि किस संघ का राजभाषा, किसी जो संघ की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी, वह लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। तो यह बताया गया है ऑप्शन नंबर जो यहां पर बी है, यानी अनुच्छेद 343 में 343 में यह बताया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 179 है और पूछा गया है भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो अधीनस्थ न्यायालय व जिला न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे याद करना, ऑप्शन नंबर जो डी होगा 233 ये सही होगा। 3-3 जिला न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय 3-3। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 180 और पूछा गया है कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों में संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। तो देखिए दोस्तों, राज्य सूची के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है संसद को, या यूं कहे राज्यसभा को। तो यह मिलता है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 249। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से यह है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 181 है, सॉरी, यहां पर पूछा गया है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से जो पारित संविधान में कुल अंतिम अनुच्छेद व अनुसूचियां थी, अंतिम रूप से बात की गई है जब संविधान कंप्लीट हो जाता है। तो यहां पर थे, अगर हम 181 की बात करें तो सी यहां पर सही होगा। 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 182 भी है। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत को समाप्त किया गया था। 182 का सही आंसर। तो देखिए, इसका सही आंसर अगर 182 की बात करते हैं तो यह है अनुच्छेद 17, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे 183 है और पूछा गया है कि संसद को नागरिकता संबंधी नियम पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 183 की बात करें तो अनुच्छेद 11 है। 11 में नागरिकता संबंधी जो बातें हैं उन पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो संसद के पास है। क्वेश्चन नंबर 184, सभी व्यक्तियों को धर्म की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। कौन सा अनुच्छेद है ये। तो 124 का दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पर है बी, अनुच्छेद 25, आर्टिकल 25। और 24 की बात करते हैं तो यहां पर है बाल श्रम से निषेध, यानी 14 से जो छोटे बच्चे होते हैं, 14 आयु से नीचे, तो उन्हें फैक्ट्री कारखानों में उन्हें कार्य कराने के लिए प्रतिषेध है। और 26 की बात करें तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर है 185 और पूछा गया है यहां पर कि अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा संबंधी अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में है। अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा अधिनियम। तो क्वेश्चन नंबर 185 है और सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर यहां पर सी, यानी अनुच्छेद 51। देखिए, राष्ट्रीय स्मारकों और धरोहरों को संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 49। 50 की बात करते हैं तो कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण करता है। और यहीं पर 51A की बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य है, मूल संविधान में नहीं था, 10 जोड़ा गया था यहां पर 1976 में, और फिर 1 जोड़ा 10 यहां पर 1 जोड़ा जाता है बाद में 2003 के आसपास। क्वेश्चन नंबर है 186, सामान्य नागरिक संहिता का प्रावधान है। तो सामान्य नागरिक संहिता, समान यानी बराबर बराबर है, तो बराबर कौन है, 4 है, 4 है, यानी अनुच्छेद ऑप्शन नंबर डी 44 में सामान्य नागरिकता संहिता का प्रावधान है। 41 में क्या बताया गया है, नागरिकों को काम, शिक्षा व लोक सहायता प्रदान करना। काम में मनोचित दशा, महिला प्रसूति सहायता अनुच्छेद 42 में है। और कामगारों को न्याय संगत मजदूरी, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ये सभी है अनुच्छेद 43 में। चलेंगे 187 पे और पूछा गया है कुछ यहां पर है सही सुमेलित, आपको यहां पर बताना है, नहीं है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है 53 में, निर्वाचन मंडल है 54 में, निर्वाचन पद्धति 55 में है और राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 60 में है। तो सही सुमेलित नहीं है इसमें ऑप्शन नंबर डी। जी हां, अनुच्छेद 60 में तो क्या है, शपथ है, और महाभियोग जो होता है वो होता है 61 में। तो ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही होगा। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेता है किस अनुच्छेद के तहत। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, पूछा गया है दोस्तों और कई एग्जामों में आ चुका है, यूकेपीएससी के ही एग्जाम में। तो यूकेपीएससी का ही ये फेवरेट प्रश्न है और बार बार एग्जाम में आता है।
सुप्रीम कोर्ट से परामर्श राष्ट्रपति लेता है अनुच्छेद 143 से 143 सुप्रीम कोर्ट से परामर्श। चलेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा 72 में क्षमादान शक्ति है और 71 की बात करें तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी जो भी विवाद होता है उस सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सुलझाया जाता है अनुच्छेद 71 के तहत। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, किस अनुच्छेद में है? प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, कौन सी अनुच्छेद में है? तो यह है ऑप्शन नंबर यहां पर ए, अनुच्छेद 214 में, 214 में। चलेंगे क्वेश्चन नंबर यहां पर है 189। सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। तो देखिए दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन का संबंध आपको अनुच्छेद 13 में भी मिलता है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो आपको मिलेगा यह मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 137 में, 137 इसका सही आंसर है। और 129 भी बेहद इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट एक प्रकार का अभिलेख न्यायालय है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजन होते हैं अपने आप में वो रिकॉर्डेड होते हैं, उसका रेफरेंस ले सकते हैं, तो रिकॉर्डेड न्यायालय है। अनुच्छेद 100 यहां पर ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 2 यहां पर बात करें 129 में। क्वेश्चन नंबर 190 है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो जी हां, आप सभी यहां पर सही सोचते होंगे, 213 अनुच्छेद में है, 213 में। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 191, राष्ट्रपति चुनाव में विवाद होने पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय में सुनवाई होगी, यह कहा गया है। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था दोस्तों कि जब भी चुनाव में विवाद होता है तो अनुच्छेद 71 के तहत बताया जाता है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन किया गया है और 71 में चुनाव संबंधी जो भी विवाद होता है, चाहे राष्ट्रपति का हो उपराष्ट्रपति का हो, यह बताया गया है। केग जो यहां पर है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इसके कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 192 का। तो राइट आंसर है दोस्तों यहां पर इसका है बी, यानी अनुच्छेद 149। राइट आंसर ऑप्शन बी। देखिए, केग की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 148 में। जो अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है, ये बातें हैं। केग के कार्य 149 में है। और ध्यान रखिएगा 150 की बात करते हैं तो भारत सरकार के खातों का लेखा प्रारूप कैसा होगा, ये केग द्वारा तय किया जाता है, ये अनुच्छेद 150 में बताया गया है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 193 है, पूछा है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का उल्लेख। देखिए दोस्तों, ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है और यह जो है ना, ये आपको दो जगह मिलेगा। एक तो मिलेगा आपको प्रस्तावना में और दूसरा आपको मिलेगा जो नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व। और नीति निर्देशक जब तत्व की हम बात करते हैं तो ये है अनुच्छेद 38 में। प्रश्न ऐसा बनता है कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं था जब ये सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जब नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है, तो मौलिक अधिकार कैसे हो गया? ऐसा ही प्रश्न अभी पटवारी में बना था। क्वेश्चन नंबर 194, अंतरराज्यीय जल संबंधी विवाद के संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार है। तो क्वेश्चन नंबर 194 का सही आंसर है इसका, देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 262 में। 250 में क्या है कि आपातकाल के समय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और 249 की बात करते हैं तो राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ऐसा ये वाला फैक्ट आपको अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी करवाया था। 195, संचित निधि का वर्णन किसमें है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, संचित निधि का। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पर आपको मिलेगा ए, अनुच्छेद 266 में। आकस्मिक निधि पूछा जाए तो 267, संचित निधि पूछी जाए 266। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर है 196, पंचायती राज में वित्त संबंधी उपबंध है। अब पंचायती राज के अनुच्छेद है ये वित्त। तो देखिए यहां पर वित्त की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, जिन्होंने रीजनिंग पढ़ी होगी, आई कौन से नंबर पर है? 9 पे है। तो नो का मतलब मनी नहीं है, मनी नहीं है। तो आई नो, आई हैव नो मनी। तो यानी ऑप्शन सी यहां पर होगा, यानी अनुच्छेद 243 आई। देखिए डी में आरक्षण है, ई में कार्यकाल है और यहीं पर बात करें जो वित्त संबंधित है 243 आई और के में निर्वाचन आयोग। काफी इंपॉर्टेंट है। नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधी अनुच्छेद कौन सा है? नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधी अनुच्छेद
QRTY 243 के सब हैं ये। तो 197 का दोस्तों ये है ऑप्शन सी, यानी 243 का टी यहां पर सही होगा। देखिए नगर पालिका का जो गठन है वो अनुच्छेद 243 क्यू में है, आर की बात करें तो संरचना में है, और वाई की बात करते हैं तो वित्त आयोग में है। और ये वाला बेहद 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 इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से है। नगर पालिका का जो वित्त आयोग है, वित्त संबंधी बात है, वो वाई में है, आरक्षण है टी में, और QRST। वैसे आप ऐसे भी याद कर सकते हो आसानी से। देखिए आपको मालूम है ना, जैसे अभी आपने ये देखा था ये वाला कि कार्यकाल जो आरक्षण है ये डी में है, ABCD यानी चौथे नंबर पर। अब यहां पर देखें नगर पालिका का, तो क्यू से एक, QRST यानी चौथे नंबर पर डी यानी टी। देखो QRST 1 2 3 4, तो 4 यानी टी का मतलब क्या हो गया 4। 4 में क्या था उस समय डी था यानी आरक्षण था। तो ऐसे दोस्तों आप थोड़ा सा यहां पे लॉजिक लगा के कर सकते हो, दोनों को कंबाइन करके, पहले और दूसरे वाले में, नगर पालिका वाले भी और जो ग्राम पंचायती वालों को भी याद करके। खैर यहां पे देखिए 98 की बात करते हैं। जिला योजना समिति कौन से अनुच्छेद में है? जिला योजना समिति, तो देखिए इसके आंसर की बात करें तो जिला योजना जो समिति है ये है अनुच्छेद 243 ZD में। यह प्रश्न भी UKPSC ने पूछा है कि जिला योजना समिति कहां पर है, तो ये मिलती है ZD में। नगर पालिका का निर्वाचन ZA में है, महानगर योजना समिति ZE में है। इन फैक्ट को याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 199 का दोस्तों आपको पहले ही आंसर मिल गया है। उच्च न्यायालय में रिट जारी कर सकता है अनुच्छेद 226 में, और सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है ये अनुच्छेद 32 के तहत करता है। तो रिट जारी 5 की जाती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के माध्यम से की जाती है। तो देखिए दोस्तों यहां पर हो चुके हैं। अब जो हमारा है 200 से लेकर 250 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो ज्योग्राफी के होंगे। तो देखिए दोस्तों यहां पर आज हम केवल इतना ही डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो हम पहले सोच रहे थे कि फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होगा ना वो जल्दी हो जाएगा, लेकिन अब उसमें थोड़ा समय है, तो इसे हम थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों यहीं तक हम देखेंगे 199 तक जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो देखिए दोस्तों हमने अलग अलग पार्ट देखा था। शुरुआत के जो 50 क्वेश्चन थे वो रैंडम क्वेश्चन थे। उसके बाद के जो 50 क्वेश्चन थे वो कंप्यूटर के थे। उसके बाद के दोस्तों जो 30 क्वेश्चन थे वो वर्ल्ड हिस्ट्री के थे। और उसके बाद यहां पर बात करें तो 25 क्वेश्चन संविधान संशोधन से, और बाकी जो अन्य क्वेश्चन थे वो आर्टिकल से थे, अनुच्छेद से थे। तो दोस्तों हमने यहां पर इस प्रकार इसे कंबाइन किया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी 200 से लेकर 250 है, फिर इसके बाद का जो 50 का सेट है वो आपको स्टैटिक जीके का मिलेगा, फिर उसके बाद 50 का सेट दोबारा पॉलिटी का मिलेगा। वहां पर अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं। यहां पर पॉलिटी के हमने 2 पार्ट रखे थे। तो देखिए दोस्तों ऐसे हमने 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो दोस्तों लाइक कीजिए, दबा के दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसे अपने भाई बहन के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो फिलहाल दोस्तों यहां पर इतना ही है, मिलेंगे आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और हाँ दोस्तों इसका आंसर तो आपने देख लिया था, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए जरा। यह क्वेश्चन भी दोस्तों सरल है, नहीं हाँ ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन है, ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। इसके आंसर को दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहां तक दोस्तों इतना ही है, मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड और जय देवभूमि।